याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस आज सदर जमहूरिया वजीर आजम ने बाबा साहब को पेश किया खराज अकीदत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस मौके पर मुनक्किद हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम। मुजाहरा कर रही किसान तंजीमों और हुकूमत के दरमियान तातुल जारी, लेकिन 9 दिसंबर को छठे और दौर की बातचीत पर बनी रजामंदी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने दी ये इत्तला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का रखेंगे संग बुनियाद। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी, जबकि इस पर कुल खर्च 8,379 करोड़ रुपए होगा। और माहौलियात के लिए मुसीबत बनी पराली को किसानों ने बनाया आमदनी का जरिया। पराली के किसानों ने पराली की कटाई करके और सड़ाकर बनाई बायो खाद। मशरूम की काश्त करने वालों में मकबूल हुई है ये खाद। आदाब, खबरों के साथ हाजिर मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है। कौम आज उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। आइन के बानी डॉक्टर अंबेडकर को दुनिया कानून, समाजी इंसाफ और सियासत समेत मुख्तलिफ जुमरों में उनके नजरिए के लिए उनकी पहचानती है। इस मौके पर मुंबई के दादर में वाक़ चैत्य भूमि पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, वजीर आला उद्धव ठाकरे और नायब वजीर आला अजीत पवार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर नाना पटोले, मरकजी वजीर रामदास अठावले, काबीनी वजीर वर्षा गायकवाड़, धनंजय मुंडे, नितिन राउत और आदित्य ठाकरे समेत कई लोग मौजूद थे। सभी मेहमानों ने बाबा साहब को खराज अकीदत पेश किया। वहीं हेलीकॉप्टर से चैत्य भूमि पर फूलों की बारिश भी की गई। बाबा साहब अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करने के लिए चैत्य भूमि पर हर साल हजारों लोग मुल्क के कोने कोने से आते हैं, लेकिन कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र हुकूमत और गवर्नर ने लोगों से चैत्य भूमि पर जमा न होने और अपने घरों से बाबा साहब को खराज अकीदत पेश करने की दरख्वास्त की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौम के बानी बाबा साहब को खराज अकीदत पेश किया है। गवर्नर ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि हमारे आइन के खास बानी मुल्क के मालियात व कानून निज़ाम को तरक्की की साथ सिमत ले जाने वाले, बराबरी और इंसाफ पर मबनी समाजी तंजीम के निज़ाम के लिए ना जिंदगी जद्दोजहद करने वाले अजीम कौम के बानी बाबा साहब BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको सलाम। आज हम सभी मुल्क के अवाम उनके जरिए दिखाए जा गए रास्तों पर चलते हुए माशी व समाजी इंसाफ, बराबरी और भाईचारे की उसूलों पर अमल करने का अहद लें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा है कि महापरिनिर्वाण दिवस पर अजीम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को याद करता हूँ। उनके ख्यालात और उसूल लाखों लोगों को मुसलसल ताकत देने का काम कर रहे हैं। अपने कौम के नाम लिखे गए उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम पाबंद अहद हैं। साथ ही ट्वीट में उन्होंने बाबा साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए अपनी 2 तस्वीरों भी साझा की। भारत रत्न व आइन साज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज मुल्क और रियासती
उन्हें गुलहाए अकीदत पेश करके याद कर रहा है। आज राजधानी लखनऊ में वाक़ अम्बेडकर महासभा में मुनक़िद खुसूसी ताज़ियती जलसे में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महासभा में क़ायम अम्बेडकर जी के बाक़ियात पर गुलहाए अकीदत पेश करके उन्हें ख़िराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबा साहब ने समाजी बहबूद का रास्ता हमवार किया और वो मुसलसल दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा है कि आज जब आइन का एहतराम होता है तो वो एहतराम बाबा साहब का होता है। इस प्रकार का महान मानव मानवता के उद्धार के लिए कभी कभी ही इस धराधाम पे आकर के अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से कुछ ऐसे प्रमाण छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी होता है। और निसंदेह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मानवता के कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी का परिणाम है कि पूरा देश और पूरी दुनिया उस महामानव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव रखता है। इस देश का कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर शपथ लेता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की ही शपथ लेकर के वह उस पद को धारण करता है। जब संविधान का सम्मान होता है, ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में एक जुलसे का इनेकाद किया गया। इसका इनेकाद ऑल इंडिया आकाशवाणी व दूरदर्शन एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की जानिब से किया गया। ताज़ियती जलसे में एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी लाल साहब और कैलाश प्रसाद समेत अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे, जिन्होंने बाबा साहब की तस्वीर पर गुलपोशी करके उन्हें ख़िराज अकीदत पेश किया। नए ज़राए क़वानीन के सिलसिले में कुछ किसान तंजीमों के साथ बने तातुल के बाद हुकूमत और किसानों के दरमियान कल 5वें दौर की बातचीत हुई। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसान तंजीमों के 40 नुमाइंदों के दरमियान मीटिंग हुई। मीटिंग में दोनों फरीकीन ने अपनी अपनी बात रखी और 9 दिसंबर को फिर से बातचीत और पर रजामंदी बनी। मरकजी वजीर बराए ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान तंजीमों को कम से कम सहारा कीमत यानी MSP निज़ाम जारी रखने की यकीन दहानी कराई गई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि MSP किसी भी तरह का खतरा नहीं है और मंडियों को मुतासिर करने का भी कोई इरादा नहीं है। केंद्र सरकार की पहल पर आंदोलनरत किसान और सरकार के बीच 4 दौर की वार्ता के बाद शनिवार को सबकी नजरें दिल्ली के लुटियन जोन के भव्य विज्ञान भवन पर लगी थीं। किसानों के आंदोलन को खत्म कराने और उनकी मांगों पर विचार के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में एक बार फिर से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तमाम किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के बीच बैठक शुरू हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और 9 दिसंबर को फिर से वार्ता पर सहमति बनी है। 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश रही है कि गतिरोध जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं किसान नेता लगातार तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने फिर से भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और ये कानून किसानों के हित में है। MSP जारी रहेगी। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है।
लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है। हालांकि किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग पर कायम है। 9 तारीख को बहुत अच्छी उम्मीद है और किसानों से बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और 9 तारीख को 11 बजे मुझे लगता है उस दिन हल निकल आना है। सरकार तो पॉजिटिव ही है, सरकार तभी तो बात कर रही है बार बार, नहीं तो 5-5, 6-6 घंटे क्यों बैठे। समा दो, हम ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट, तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं, उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने। वहीं दिल्ली से लगते सिंघू बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से जमे किसान संगठन की वजह से आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिससे दिल्ली जाने वाले कई मार्ग यात्रियों के लिए किसी बुरे सपने जैसे लग रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 की एक लेन बंद होने से गाजियाबाद से दिल्ली आने वालों को भारी दिक्कत हो रही है। वहीं नोएडा में चिल्ला बॉर्डर के पास भी किसानों के जमने से नोएडा से दिल्ली आवाजाही पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। अनुज यादव और ओपी यादव के साथ DD न्यूज। एक तरफ जहां किसान बिल को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं ऐसे में जिला फतेहपुर के किसान हुकूमत के इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं। फतेहपुर के तरक्की पसंद किसान हरि अवस्थी ने बताया है कि ये बिल ज़राअत के जुमरे में इनकलाबी तब्दीली लाने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। किसान भाइयों को इस बिल से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हुकूमत के जरिए जारी कोशिशें किसानों के मफाद में हैं। यकीनी तौर पर इन तब्दीलियों से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और किसान माशी तौर से मजबूत हो पाएगा। ये सरकार ने बहुत ही सोच समझ के हम किसानों के लिए बहुत ही ये कृषि में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है और सरकार ने इस बिल से हम किसानों को जो है बहुत सी सहूलियतें दी गई है। जैसे अभी तक हम लोग अपने उत्पाद को प्रदेश में किसी कोने में ले जाने के लिए बेच लेते थे, अब हम पूरे देश में अपने उत्पाद को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे हमारे उत्पादों की उचित मूल्य मिलेगा और हमें अपनी आय बढ़ाने पे लाभ मिलेगा। कृषि ये सरकार का बहुत ही उपयोगी है। हमारे किसान भाइयों के बीच में MSP को ख़त्म करने की अफवाहें दी जा रही हैं, हमारे किसान भाई इन अफवाहों पे ना आए। समय बिल लाए हैं, आज किसान अपनी सामान को मार्केट में बेचने जाता है तो वो पहले कोई दूसरा लेगा और पहुंचते पहुंचते 2-3 बिचौलिए आ जाते हैं। उस बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए ये बिल को लाया गया है। अगर जब बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, जिस फसल को हम 1900 रुपये में बेच रहे हैं, बिचौलिए ख़त्म होने के बाद वही हम 2400 किसान पाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि नहीं आय दुगनी हो, तो दूसरे भी माध्यम है, एक ये भी बहुत बड़ा माध्यम है जो किसान के अपने उपज का सही मूल्य मिले। इससे किसान का लाभ ही होना है, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं तो किसान भ्रमित हो रहा है। बाकी जो है ये कोई घाटे का या वैसा कोई कानून नहीं है कि नहीं किसान का इसमें नुकसान होने वाला है। किसानों के लिए MSP पे बिल लेके आई है, इसके लिए हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बिचौलिया बीच के ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है, इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 10 तारीख को नई दिल्ली में मुजव्वज़ा नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया है कि नई इमारत की तामीर आइंदा 100 बरस की ज़रूरतों के पेश नज़र की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये इमारत खुद कफील भारत की जमहूरियत का मंदिर होगा, जिसमें कौमी तनू की अक्कासी होगी। देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन की नई इमारत के शिलान्यास की तारीख तय हो गई है।
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और देश की विविधता को दर्शाने वाले नए संसद भवन की बिल्डिंग में तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। मौजूदा संसद भवन की जरूरत के लिहाज से छोटा होने के चलते संसद के दोनों सदनों की तरफ से आग्रह किया गया था कि भारत के परिपक्व हो रहे लोकतंत्र की भावी जरूरतों के मद्देनजर नए भवन का निर्माण किया जाए। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में हमने नए संसद भवन बनाने का आग्रह सरकार को किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वो क्षण आ गया है जब 10 दिसंबर को इसका भूमि पूजन शिलान्यास की इसका शुरुआत होगी। नया भवन त्रिकोणीय डिजाइन का होगा। प्रस्तावित लोकसभा कक्ष भूतल पर स्थित होगा, जिसमें 876 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें संयुक्त बैठकों के दौरान 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। नया संसद भवन 4 मंजिल का होगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर होगा, जिसकी कुल लागत 971 करोड़ रुपए होगी। संसद के नए भवन के क्षेत्रफल मौजूदा भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे तब हमारे सबके लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा कि सदन की दोनों सभाएं हमारे नए लोकतंत्र के मंदिर में आजादी के 75 वर्ष बाद शुरुआत होगी। खास बात यह है कि संसद का नया भवन पूरी तरह से भारतीयता से युक्त यानी भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित होगा, जिसमें भारत की विविधता में एकता का दर्शन होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के तामीरी काम का इफ्तिताह करेंगे। आगरा के 15 बटालियन पीएसी परेड मैदान में होने वाले इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर बराए रहाइश व शहरी उमूर हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में 2 गलियारे शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है। ये गलियारे ताजमहल, आगरा का किला और सिकंदराबाद जैसे खास सयाही मरकज पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों को जोड़ते हैं। इस प्रोजेक्ट से आगरा शहर की 26 लाख आबादी को फायदा पहुंचेगा और हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से ज्यादा सयाह भी पूरी होगी। यह प्रोजेक्ट तारीखी शहर आगरा को माहौल के मुताबिक एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मुहैया कराएगा। इस प्रोजेक्ट की तखमीने लागत 8,379 करोड़ रुपए होगी और ये 5 वर्षों में मुकम्मल होगा। हम लोग यहाँ पर जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये आगरा मेट्रो रेल परियोजना का जो निर्माण कार्य है उसका शुभारंभ होने जा रहा है अब, और ये भारत सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक परियोजना है जिसका हमको अप्रूवल मिला है भारत सरकार से, और फाइनली इस प्रोजेक्ट को अब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं जो 8,379 करोड़ की है। इस आगरा परियोजना, आगरा हम सबको पता है एक विश्व प्रसिद्ध देश वो है शहर है जो हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है वो शहर है ये, और इसमें व्यावसायिक रूप से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आगरा। तो आगरा के लिए इसलिए एक सुगम और वेरी एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की स्वीकृति दी गई है। फरवरी 2021 में मथुरा के वृंदावन में यमुना के किनारे होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग मुनाकिद की गई। मीटिंग में सभी महकमे के जरिए कुंभ मेला शुरू करने के लिए भेजी गई तजवीज़ को संतों और वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा के सामने पेश किया गया। वजीर तवानाई ने कहा है कि कुंभ मेले को शानदार शक्ल देने के लिए रियासती हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तकरीबन 445 करोड़ रुपए की लागत से सड़क व पेंटून पुल की तामीर का काम शुरू कराया जाएगा। नगर निगम इंतजामिया के जरिए मेला हलके में सफाई, बैतुल खला, स्ट्रीट लाइट और पानी की निकासी का इंतजाम किया जाएगा। महकमा आबपाशी के जरिए यमुना के किनारे 4 गैर मुस्तकिल घाटों समेत एक पक्के घाट की तामीर कराई जाएगी। वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि रियासती हुकूमत कुंभ मेले को शानदार शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। दिव्य कुंभ हो उसके लिए सभी तैयारियां ठीक से हों, उसके लिए एक आधिकारिक रूप से आज मुख्यमंत्री जी के उस पर एक बैठक हुई थी और उसमें किस किस विभाग ने क्या क्या अपना बजट दिया है, क्या क्या तैयारी अपना विभाग कर रहे हैं, उसका एक सूक्ष्म प्रेजेंटेशन था। और अभी चीफ सेक्रेटरी की बैठक इसमें हो चुकी है। बहुत जल्दी कुछ विभागों का जो धन है वो आवंटित कर दिया गया है। कई ऐसे विभाग हैं उनका अभी आवंटन होना है
और बहुत जल्दी आवंटन हो जाएगा। और संतों की यहाँ सबसे बड़ी ये मांग है कि जो मेला क्षेत्र है उसको संरक्षित किया जाए। अभी बड़ी तादाद में वहाँ इंक्रोचमेंट है, तो कल मैं 9 बजे सभी अधिकारियों के साथ में जो मेला क्षेत्र है उसका दौरा करूँगा और इंक्रोचमेंट हटे वहाँ से और भविष्य के लिए वो एरिया वहाँ संरक्षित रहे, तो ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। माहौलियात के लिए मुसीबत बनी पराली अब आमदनी का जरिया बनने लगी है। बरेली जिले में दर्जनों किसान पराली को बायो खाद में तब्दील करके इसको फरोख्त कर रहे हैं। इस नई तरकीब से कमाई होने के साथ माहौलियाती आलूदगी पर भी लगाम लग रही है। ऐसी ही कोशिश को सच कर दिखाया है हाफिजगंज के गरीम गांव के रहने वाले सर्वेश गंगवार ने। उनके जरिए पराली को सड़ाकर बनाई गई इस बायो खाद की अच्छी डिमांड है। मशरूम की पैदावार करने वाले किसानों के बीच ये खाद खूब मकबूल हो रही है। कई दीगर किसान भी इस बायो खाद को खरीद करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। पराली से खाद बनाने के लिए किसान पहले मशीन के जरिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उसके बाद वेस्ट डिकम्पोजर की मदद से इसे सड़ाया जाता है। हाफिजगंज इलाके के गांव गरीमगंज में पराली से बायो खाद बनाने वाले सर्वेश ने बताया है कि यह तरीका निहायत सस्ता है। पराली और वेस्ट डिकम्पोजर की मदद से बहुत कम खर्च पर बायो खाद बनाई जा सकती है। कई किसान इससे आमदनी भी हासिल कर रहे हैं, जिससे पराली जलाने के वाकयात में भी कमी आई है। हमारे किसानों को दिक्कत आ रही थी, अगर पराली जलाते हैं तो सरकार भी दंडित कर रही थी और खेत में मित्र कीट भी जल रहे थे, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही थी। या तो पराली का 2 ही साधन मुझे लगा, या तो इसकी मल्चिंग करते खेत में ही मिला दें, नहीं मिलाएं तो मशरूम उत्पादन एक अच्छा विकल्प लगा मुझे। मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं बहुत से जो जुड़े हुए हैं और जो जैविक खेती भी करते हैं साथ में, और मशरूम उत्पादन भी इस बार हम लोगों ने किया है पराली से। जैसे हमें सर्वेश भाई ने सलाह दी कि मशरूम की खेती करो, तो उस पराली को हमने बचाए के खांद के उसमें मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसे हमें समूह में जुड़ के लाभ मिले। ग्रेम गांव के सर्वेश जो हैं वो हमारे अच्छे प्रगतिशील किसान हैं और हमारी जानकारी में भी है उनके जो इन्होंने जो इनोवेटिव प्रयास किया है, वो वर्तमान में जिस तरह से पराली को एनजीटी के निर्देश के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है, तो निश्चित ही हमें किसानों को बहुत विकल्प देने पड़ेंगे कि पराली का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि पराली में भी कई पोषक तत्व होते हैं जो मृदा में डिकम्पोज होके और वो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त जिस तरह से बता रहे हैं आप सर्वेश जी ने किया है, वो पराली को इकट्ठा करके उन्होंने डिकम्पोज किया और उसको एक जैविक खाद के रूप में परिवर्तित किया और फिर उसमें विभिन्न तरह के जैसे मशरूम वगैरह जो होती है, मशरूम की खेती उन्होंने प्रारंभ की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। राजधानी लखनऊ के देही इलाकों में गांव में रहने वाली लड़कियां पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब की कहावत को गलत साबित कर रही हैं। जोश अकादमी कमेटी के बॉक्सिंग कोच मोहम्मद सैफ खान बताते हैं कि मलियाबाद देही इलाके में लड़कियों के हालात पहले बहुत खराब थे, जिसके मद्देनजर उन्होंने देही इलाके में गरीब लड़कियों का इंतखाब करके उन्हें मुफ्त तरबियत देकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर पहुंचाकर उन्हें खुद कफील बनाया है। देही इलाके की सुरभि, अनामिका और शिवानी ने बताया है कि उनका ख्वाब बॉक्सिंग में ओलंपिक जीतकर मुल्क और वजीर आजम का नाम रोशन करना है। मेरे पिताजी ने गांव की गरीब लड़कियों को और किसानों को गरीब देख के जोश अकेडमी समिति की शुरुआत की थी। पिताजी का नाम डॉक्टर उस्मत मलियाबादी है। मैं यहां पर बॉक्सिंग कोच हूं। मैं यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं। मैंने जोश अकेडमी के तहत गांव-गांव जाके वर्क किया। वो गरीब लड़कियां जो पैसे लगा के शहरों में जाके बॉक्सिंग नहीं कर सकती थीं, अपना सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकती थीं, उनको वर्क करके तलाश करके लाए। उनके घर वालों को, उनके माता पिता को समझाया कि बॉक्सिंग से उनका ये फ़ायदा है और उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी। मैंने उनको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तक खिलाया। मैं कोशिश करूँगा कि यही बच्चियाँ आगे चल के नेशनल, ओलंपिक और इंटरनेशनल तक खेल के अपने देश का नाम और प्रधानमंत्री जी का नाम रोशन कर सकें। पहले मुझे पता चला कि हमारे यहाँ सैफ सर हम लोग को बॉक्सिंग सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गांव में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग बॉक्सिंग सीख सकते हैं। फिर मैंने जाकर के वहाँ पे ज्वाइन किया
अच्छा प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना होने के बावजूद भी हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हम लोगों ने खेला है और मैं इस योग्य हो गई हूँ कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला है। अब आगे जाकर स्टेट, नेशनल और ओलंपिक इंडिया का नाम रोशन भी करना चाहूँगी। मेरी खेल में रुचि थी तो मुझे पता चला कि सैफ सर बॉक्सिंग सिखाते हैं, तो मैंने उनसे संपर्क किया तो पता चला कि वो निःशुल्क बॉक्सिंग सिखाते हैं और मैं वहाँ पे बॉक्सिंग सीखी। फिर उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट खेलने को मिला तो डिस्ट्रिक्ट खेला, उसमें मेडल मारा और फिर उसके बाद स्टेट खेलने गई। स्टेट में भी मेरा मेडल हुआ। तब मैं वहाँ से नेशनल खेलने गई। नेशनल तक मैं पहुँची और मैं चाहती हूँ कि ओलंपिक तक खेल के अपने देश का और प्रधानमंत्री जी का नाम रोशन करूँ। बुध को मैनपुरी तहसील पर अजीब नजारा देखने को मिला जब एक खातून वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम जमीन करने पर अड़ गई। खातून ने अपने बेटों पर ख्याल न रखने का इल्जाम आयद किया। बुध को एक 85 साल बुजुर्ग खातून तहसील पर वकील कृष्ण प्रताप सिंह चौहान के बस्ते पर पहुंची। खातून ने अपना नाम बेटी कुंवर उर्फ बिट्टन देवी अहलिया पूरन लाल दुख्तर गयादीन चित्तार के बाशिंदे बताया। खातून ने बताया है कि वो अपने मायके चित्तामैन में रहती हैं। उनके खाविंद की मौत हो चुकी है और 3 बच्चे और बहुएं मौजूद हैं, लेकिन कोई उनका ख्याल नहीं रखती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पेंशन से उनकी गुजर बसर होती है। मोदी की स्कीमों से खुश होकर वो अपना 12.5 बीघा खेत उनके नाम करना चाहती हैं। बेटे और बहुओं के ख्याल न रखने की वजह से वो अपनी ज़मीन उन्हें देना चाहती हैं। वकील कृष्ण प्रताप सिंह चौहान ने बताया है कि बुजुर्ग होने के बावजूद खातून को दिमागी हालत बिल्कुल सही लग रही है। उन्होंने बुजुर्ग खातून को समझाया है कि वो इस मामले में जुमेरात को एसडीएम से बात करेंगे, तब पता करेंगे कि इसके बाद ख्वातीन अपने घर रवाना हो गई। 12.5 बीघा खेत लिखिए हम। अच्छा वो तनख्वाह दई हमारे आउट को खेत दो वोट दो। अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ किसके नाम किने? मोती जी को। किने? मोती जी को दे तनख्वाह दे ताकि हम गुजर करते। ठीक है। हमें लड़का बात 12.5 बीघा फेल न खेत जाए न घर जाए न कोर जाए। नाम क्या? इनके रहने वाली है बिट्टन देवी, इनका नाम है बिट्टन कुंवरी उर्फ बिट्टन देवी जी। पुत्री यादीन है। इनके मायके में चितान में जमीन मिली हुई है। 12.5 बीघा इनके पास जमीन है और इनके बेटे ने खाना पीना नहीं देते। इनके जो तीमारदारी है वो इनकी बहुएं नहीं करती हैं। उससे दुखी होके इन्हें जो है जमीन अपनी जो प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के नाम करनी है, क्योंकि इनके खाते में जो पेंशन आती है मोदी जी डालते हैं। इन्हें जो किसान सम्मान निधि मिली है वो मोदी जी ने दी है। कोरोना काल में इनको जो लाभ मिला है धनराशि का वो मोदी जी ने दिया है। राशन इन्हें फ्री मिला है और ऐसे इन्हें शौचालय वगैरह इत्यादि लाभ जो है मोदी जी ने, सूखा राहत वगैरह अन्य लाभ जो इन्हें दिए हैं। और अब बात अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या ये है पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस आज सदर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म ने बाबा साहब को पेश किया खराज अक़ीदत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस मौके पर मुनक़िद हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम। मुजाहरा कर रही किसान तंजीमों और हुकूमत के दरमियान तातुल जारी, लेकिन 9 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत पर बनी रजामंदी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने दी इत्तला।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का रखेंगे संग बुनियाद। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी, जबकि इस पर कुल खर्च 8,379 करोड़ रुपए होगा। और माहौलियात के लिए मुसीबत बनी पराली को किसानों ने बनाया आमदनी का जरिया। बरेली के किसान ने पराली की कटाई करके और सड़ाकर बनाई बायो खाद। मशरूम की काश्त करने वालों में मकबूल हुई है ये खाद। और अब एक जरूरी पैगाम, कोरोना से तहफ्फुज़ के लिए अपने हाथ बराबर धोते रहें और 2 गज की दूरी भी कायम रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है, जैसा ये हाथ जेब में या हाथ में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।